की नारा सुनने के लिए मिल रहा है। 400 पार की बात की जी। और जो विपक्षी कह रहा है कि अगर 400 पार हो ही रहा है तो चुनाव कराने की क्या आवश्यकता है। तो फिर 84 के चुन में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद में चुनाव कराने की क्या आवश्यकता थी। वो तो सिंपैथी पे वैसे ही 434 सीटें मिल गई थी, तो फिर उस समय भी चुनाव कराने की क्या आवश्यकता थी। आप उस समय भी तो 400 पार हुए थे ना। तो विपक्ष ये नारा नहीं लगे थे ना, अब तो पहले मोदी जी बोल दिया है कि 400 पार। सुनिए, हर विद्यार्थी को ये जो राजनीति है ये एक विषय है, और लोकतंत्र जो है का ये जो पर्व है, ये इलेक्शन जो है वो जो भी सत्ता में रहता है उस पार्टी के लिए ये जो चुनाव होते हैं ये एग्जाम की घड़ी होती है, परीक्षा की घड़ी होती है। और हर विद्यार्थी को ये आश्वस्त होता है कि मैंने कितनी मेहनत की है, मेरे कितने मार्क्स आएंगे। अगर कुछ विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि मैं 100 में से 100 लाऊंगा, कुछ कहते हैं कि मैं 80% तक ही लाऊंगा, तो क्या उन बच्चों को एग्जाम में बैठने का अधिकार खत्म हो जाता है क्या? अब मुझे विपक्ष इस बात का जवाब लेकिन एक बात बताइए, जब कॉन्फिडेंस है ये इतना ज्यादा, आपने बोला एग्जाम की तैयारी, लेकिन मोदी जी तो एग्जाम की तैयारी खुद अकेले अकेले करे, मैदान से तो सारी विपक्षी नेता जेल के अंदर जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के नेता अगर जेल के अंदर जा रहे हैं तो अकेले एग्जाम देंगे तो पास हो ही जाएंगे ना अकेले। तो ये कमी विपक्ष की है कि उन्होंने अपनी तैयारी क्यों नहीं की जी। आप एक चीज बताइए, राहुल गांधी जी जमानत पर हैं, सोनिया गांधी जी जमानत पर हैं, आपने कहा कि शरद पवार जी और पार्टियां हैं, इनमें पहली चीज तो ये जो गठबंधन बना रहे हैं, इस गठबंधन का जो मकसद ही समझ में नहीं आ रहा है, देश की जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को बचाने के लिए ही एक गठबंधन किया जा रहा है। देश की जनता के सामने इन्होंने कोई रोड मैप नहीं रखा। आप एक चीज, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग है, अभी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं तो उनका मैनिफेस्टो रिलीज नहीं हुआ है। शरद पवार जी की पार्टी ने भी मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया है। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने, बुलंद आवाज में बोलिए, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया है। कर्नाटका में चले जाइए, वहां भी कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो, कांग्रेस ने तो नेशनल वाइज कर दिया है। उसके बाद आप तमिलनाडु चले जाइए, डीएमके ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया है, ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया है। तो और सबसे बड़ी बात, उनको ये नहीं पता है कि अगर चुनाव में हम आगे बढ़ेंगे तो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। ना नेता तय कर पा रहे हैं, ना नेतृत्व तय कर पा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष की तैयारी पूरी है? लेकिन जो नेता अभी है मौजूदा, अगर हम बीजेपी की बात करें, 10 साल हो गए बीजेपी के, जो वादा किया पूरा किया है उन्होंने? देखिए, कोई भी पार्टी 100% वादे पूरे नहीं करती है। जो जनता से जो वादा किया था, छोटी छोटी सी जो मुद्दा है, जो छोटी छोटी जो मुद्दा होता है, क्या ये मुद्दा जो जनता से जुड़े हुए हैं वो पूरा किए हैं? देखिए, जनता से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे उन्होंने पूरे किए हैं। जैसे उनके वादे जो थे, आपको मैं बताऊं तो 3 तलाक का वादा था, समाप्त किया। 370 का वादा था, अभी रुक जाइए, 3 तलाक का कुछ ही एक समुदाय के लिए, ठीक है। उसके बाद आयुष्मान भारत का जो वादा था वो उन्होंने पूरा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का वादा पूरा किया है। स्वच्छ नल से जल का वादा उन्होंने पूरा किया है और कर रहे हैं। हर घर को बिजली देने का वादा उन्होंने पूरा किया है। पहली बार ऐसा है कि भारत में 100% ग्रामीण क्षेत्र भी आपके विद्युतीकरण। लेकिन लोग यही कहते हैं, विपक्ष भी यही कह रहे हैं कि रोजगार बिल्कुल नहीं है। रोजगार नहीं होगा तो शौचालय दे के क्या फायदा, रोजगार नहीं होगा तो पानी से क्या फायदा, इस तरीके के सवाल भी आप रोजगार की अगर बात करें तो 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो ईपीएफओ को 11 करोड़ अकाउंट हुआ करते थे। आज की डेट में 23 करोड़ है। अगर अकाउंट बन गए हैं, आपका मतलब के हिसाब से रोजगार मिल गए। सुनिए, क्या ईपीएफओ में जो अकाउंट बनता है, पीएफ अगर किसी का कटता है बिना नौकरी किए ही पीएफ कट जाता है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। दूसरा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण, ये किसको दिया गया? आपके हिसाब से काम हुआ है? काम हुआ है। और दूसरा, देश की आबादी अगर बढ़ेगी तो कोई भी सरकार आ जाए, 100% रोजगार नहीं दे सकती है। जब तक वादा जो किए थे वही वादा, वादा 2 करोड़ का किया था, आप इसमें देख लीजिए ईपीएफओ के ही अकाउंट के माध्यम से। जो भी है, सरकारी जो नौकरी है उसके लिए कहाँ वैकेंसी, पहले पेपर देते हैं, बच्चों का पेपर लीक हो जाते हैं, फिर दोहरा के बच्चों को मारते हैं। सुनिए, आपको इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भाजपा शासित राज्यों में ही हो रहा है। वही तो कह रही हूँ, अगर भाजपा शासित नहीं हो रहा, सुन लीजिए, इसके लिए जैसे हरियाणा में वन एग्जाम पॉलिसी बनाई गई है, सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन कर दिया गया सभी नौकरियों के लिए। लेकिन एक बात बता, डबल इंजन की सरकार में ऐसा हो रहा है, ये इन्होंने बोला सब कुछ बदलेंगे, ऐसे बच्चे नौकरी मांगेंगे तो दोहरा के मारेंगे। देखिए, एक चीज है, क्या कर्नाटका में नहीं हुआ है? कर्नाटका यही तो सवाल है ना, ये कह रहे हैं कि हम लोग अलग है, हम कर रहे हैं, हम ईमानदार है, हम विकसित भारत बना रहे हैं।
भाजपा कह रही है ना विकसित भारत बना रहे हैं, तो रियल में बना रही है। ये दोहरा दोहरा के मानना विकसित भारत है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप कानून को हाथ में लेंगे। जवाब हाँ आप बताइए, सुना है इनके बारे में बातें, क्या मानते हैं? सही है, पूछो सवाल तो मैं बता रहा हूँ। वही तो कह रही हूँ, कह रहे कि नौकरी दे रहे हैं, भाजपा काम कर रहे हैं। कहाँ नौकरी दे रहे हैं भाजपा में? पीएफ का अकाउंट तो खुल रहे हैं। अरे कहीं नहीं सर, अरे जिंदाबादी है। बस मुंह खोल के बोलिए ना, अच्छे से बोलिए सवाल। कहाँ नौकरी मिल रही है? एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम लीक हो जा रहा है, तो कहाँ नौकरी दे रहे हैं? नौकरी नहीं मिल रहे हैं ना। तो भाजपा का जो वादा है, मोदी जी का जो वादा था, पूरा किया कि नहीं मोदी जी ने? इस बार क्या होगा 4 तारीख को? भाई इंडिया गठबंधन मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आप किसान हैं? आप किसान हैं? किसान सम्मान निधि आ रही है आपकी? हाँ या ना? किसान सम्मान निधि आ रही है नहीं आ रही है साल की 6,000? देखिए झूठ बोलने में माहिर, यानी कि आय दुगुनी हो गए हैं। आय दुगुनी हो गए हैं क्या किसानों का? देखिए आय दुगनी की अगर बात की 22 तक आय दुगुनी करने के लिए बोले थे। आय दुगनी की बात की जाती तो सिर्फ किसान खेती पर ही निर्भर रह करके आय दुगनी नहीं की जा सकती। तो बोला तो था ना। योजना तो देखिए, आप पशुपालन योजना के माध्यम से, मधुमक्खी पालन योजना, रेशम के कीड़ों के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं और भी दी हैं, उस पे काम कीजिए। योजना तो बहुत बनते हैं, योजना में कमी नहीं है, कोई भी सरकार हो योजना में कमी। ये धरातल की सच्चाई बताइए, धरातल की सच्चाई में धरातल की सच्चाई तो ये दिखा रहे हैं कि बच्चों को धरा के मार रहे हैं। धरातल की सच्चाई ये है कि पहले एग्जाम निकालेंगे, फिर उसके बाद बच्चों के पेपर लीक करेगा, उसके बाद बच्चे जब मांगते हैं तब धरा के मारते हैं। ये धरातल की सच्चाई। धरातल की सच्चाई फिर ये भी है कि पहली बार अगर एग्जाम लीक होने पर उस बोर्ड के डायरेक्टर को सस्पेंड किया जाता है, और तो और सुन लीजिए, बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इनाफ है क्या मैडम? उसके बाद उनको 3 साल का टाइम दिया गया ना, कि 3 साल एज को बच्चों का क्या होगा? मैडम रुक जाइए, मामला कोर्ट में है। चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं पर भी किसी का भी सरकार हो, लेकिन सवाल यही होता है, जब सवाल उठते हैं वो बोलते हैं कि नहीं वो तो विपक्ष का सरकार है, और अगर कांग्रेस होगा, कांग्रेस कहते हैं तो बीजेपी का सरकार है। सवाल बच्चों के भविष्य के ऊपर बात है। बच्चों के भविष्य की अगर बात करें तो पहली चीज देखिए, अगर इस तरीके का हो रहा है तो उसमें एक्शन सबसे बड़ी चीज होता है। अगर एक्शन नहीं होता है तो वो सरकार का फेलियर है। और पहली चीज तो ये आपका एग्जाम के पेपर लीक होने ही नहीं चाहिए, इसकी जो व्यवस्था है इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए। तो अभी आपको मैं ज़हन में, अगर आप सही तरीके से बोलेंगे कि पेपर लीक होने कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए अभी तक तो मैं सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर मानता हूँ। सरकार के इंटेलिजेंस सरकारी तो फेलियर हुआ ना, सही कोई सा भी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह से बच्चों की जिंदगी खराब हो रहे हैं। बिल्कुल, तो इसमें सरकार को काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और उसमें देखिए, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का आपने एक उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पुलिस की जो डायरेक्टर थी उनको सस्पेंड किया, मिश्रा जी को। उसके बाद आईबी के जो पूर्व अधिकारी रहे उनको उसका कार्यभार दिया। बात बताइए, पुलिस जब ऐसा होता है तो सस्पेंड कर देते हैं, वो इनाफ नहीं होता। जब शहादत देते हैं जवान, उसके बाद जाके उनको चेक पकड़ा देते हैं कि वो इनाफ हो जाते हैं क्या? वो इनाफ नहीं होते। ये हमारे कहने का शहादत की अगर बात करें तो शहादत में जो चेक पकड़ा दिया जाता है, कोई भी पार्टी है वो जो धन के माध्यम से उनकी शहादत का आकलन करती है, वो उनकी शहादत को कभी भी सम्मान नहीं। फिर ऐसा वही चीज जानना चाहती हूँ। अब महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो कोई भी पार्टी हो, एक तरफा कार्रवाई होता है, ऐसा क्यों होता है? अंकिता भंडारी के लिए आवाज नहीं उठते हैं अगर उत्तराखंड की बात करें, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ होता है, संदेश खली के लिए बात होता है, मणिपुर की आवाज नहीं उठते, तो ऐसा क्यों होता है? सवाल यही होता है। अगर संदेश खली की बात हो तो मणिपुर की भी बात हो, अगर अंकिता भंडारी के लिए बात होता है, अगर वहाँ की बात हो तो फिर आपका यूपी में भी बात होना चाहिए, बीएचओ में क्या हो रहा है, तो बात क्यों नहीं होता? सवालों का जवाब यही है। देखिए महिला सुरक्षा की अगर बात करें, आपने मणिपुर की बात की। मणिपुर का जो जातीय संघर्ष था, मेरा जितना ज्ञान है मैं उसके अनुरूप बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो जातीय संघर्ष था उसके अंदर में जो घटना हुई, पहली चीज तो महिला का सम्मान सर्वोपरि है। और नवरात्रे चल रहे हैं तो मातृशक्ति के रूप में पूजा की जाती है, तो भारत की संस्कृति नहीं रही है कि महिला। अभी इसी में आज से माता का वो हो रहा है ना, मैं एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। सारी पार्टियां जाते हैं जब कामाख्या मंदिर में, कामाख्या मंदिर है ना, असम से ही है। एक बहुत बड़ा सवाल है, जब महिला सुरक्षा की बात आते हैं, कामाख्या मंदिर जाते हैं, कामाख्या मंदिर में किस पार्ट का पूजा होता है वो आपको भी पता है?
ठीक है, लेकिन वही देश के अंदर माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली को पूजा जाता है, लेकिन वही देश के अंदर महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार होते हैं, खुलेआम नंगा करके घुमा देते हैं, लेकिन तब हम पार्टियों में बच जाते हैं। आप बताइए कहाँ से सच्चाई है? देखिए, उसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, महिला सुरक्षा के लिए जब तक पापा की परियां बना के रखेंगे तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। जब पापा की शेरनी बनना आरंभ हो जाएगा इस तरीके की घटनाएं, पहली चीज, कोई भी सरकार क्राइम को खत्म नहीं कर सकती है। अगर क्राइम को कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ संस्कार खत्म कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी संतान को, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, उसको संस्कार देना चाहिए कि उस जितना सम्मान वो अपनी माँ बहन का करता है उतना ही सम्मान समाज की अन्य महिलाओं का भी करे। तो इस तरीके आपसे लास्ट एक सवाल मैं आपसे, क्योंकि आपने भगवा भी धारण कर रखा है, आज माता का वो भी है, मैं बस एक बड़ी ईमानदारी के साथ आप बताइएगा, क्योंकि आप बीजेपी का बेशक पक्ष ले रहे हैं, लेकिन आपका कुछ बातें ये है कि जो आपको आप सच्चाई के साथ आप हाँ भी मिला रहे हैं। आप मुझे सच्चाई में बताइए कि अगर बीजेपी जीत के आएंगे तो आपको क्या उम्मीद है कि महिलाओं के लिए काम करेंगे? देखिए, पहली बात, 40 साल से अटका हुआ, 40 साल से अटका महिलाओं के लिए बताइए। महिलाओं की बात कर रहा हूँ। महिला का जो आरक्षण है, महिलाओं को जो सम्मान है, वो बिल जो था वो 40 साल से अटका हुआ था, भाजपा ने पास किया। 29 में वो देश में लागू भी हो जाएगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश की संसद में बढ़ेगा। दूसरा, महिलाओं को भी देश के समाज के साथ में और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मोस्टली जो आपने जैसे बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की बात की, इसमें मोस्टली जो लोग होते हैं वो उनके परिचित लोग ज्यादा होते हैं, अपरिचित लोग बहुत कम होते हैं। कोई भी हो, मैं कह रही हूँ कि प्रशासन, शासन, तो उनका क्या जिम्मेदारी है? और किसी की शासन और प्रशासन 100% क्राइम को खत्म नहीं कर सकता है। इस बात को किसी भी देश में चले जाइए, कोई भी सरकार आ जाए, 100% क्राइम को खत्म नहीं कर सकती है। आपकी क्या उम्मीद है? आपकी मेरी उम्मीद है, इस बीजेपी सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, मेरी उम्मीद, मैं भी किसी सरकार से उम्मीद नहीं करता। मैं लेकिन तारीफ तो आप कर ही रहे हैं। देखिए, तारीफ के लिए मैं सरकार के विपक्ष में भी बोला हूँ, आप उस चीज को क्यों भूल जाते हैं? मैं बिल्कुल बोला है मैंने। देखिए, जहाँ पर सरकार में कमियां है उसको कहना एक नागरिक के तौर पे मेरा अधिकार है, और जहाँ सरकार ने अच्छा किया उसको कहना भी मेरा नागरिक के तौर पे अधिकार है। किसी की मात्र बुराई कर देना निजी स्वार्थ के लिए, वो व्रत में हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो चीज है वो है, सीधा सा है। पहली चीज, महिलाओं को भी सशक्त होना पड़ेगा। महिलाओं को भी, बच्चों को सिखाया जाता है ना, गुड टच बैड टच, तो महिला की तो नजर बता देती है कि सामने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है। तो महिलाओं को आजकल जो रील्स चल रही हैं, रील्स की बजाय रियल लाइफ में जीने का, रील्स की वजह रियल लाइफ। अच्छा, क्या बोलेंगे 4 जून को किसकी सरकार? गठबंधन की। अच्छा।